हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्टेट 2025 की कंप्लीट स्ट्रेटजी कि आप एस्टेट का एग्ज़ाम जो है, चाहे फिर वो पीआरटी लेवल का है, चाहे टीजीटी लेवल है और चाहे पीजीटी लेवल है, तीनों लेवल के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मतलब ये मैंने पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया है और अब जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप ये लगा कर चलें कि आपके पास 1 महीना और 15-20 दिन के आसपास का टाइम है। क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम के डेज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और मतलब बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो इसलिए हम कुछ दिन को कम करके ही चलेंगे ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत फास्ट जोन में ले सकें। ठीक है, हमें जब भी हम तैयारी करते हैं ना, तो हम अपनी एग्ज़ाम को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने डेज़ को कम करके चलेंगे। हम ज़्यादा डेज़ लेंगे तो फिर हम क्या हो जाते हैं, हमारा जो माइंड है ना उसी तरीके से हमें प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो हम अगर कम डेज़ में अपना टारगेट ज़्यादा लेकर चलते हैं तो हम उस एग्ज़ाम तक मतलब एग्ज़ाम आने तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। और उसके बाद जो टाइम बचेगा 2-4 दिन का, उसमें हम अपनी रिवीजन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जब होता है ना उसके 1 दिन पहले तो हम पढ़ते ही नहीं है। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा प्रेशराइज़ होता है और उस टाइम पर पढ़ना भी नहीं होता है। मेरा जब एग्ज़ाम होता था, मैं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कभी भी नहीं पढ़ती थी। और मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एग्ज़ाम हॉल के सामने अपनी बुक्स लेकर मतलब बहुत सारे रट्टे लगा रहे होते हैं, है ना? ऐसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अब आपका टाइम मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका सिलेबस कितने मार्क्स का आता है, आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत बार ये बात बताई है, लेकिन इसमें कुछ नए स्टूडेंट्स भी ऐड हुए हैं, कुछ नया पैटर्न भी जुड़ जाता है, हर बार एग्ज़ाम अपडेट होता है। ठीक है, तो हमें हमारी जो मतलब एक तरीके से पेपर देने की जो हमारी एक कला ही कह सकते हैं, क्योंकि हर बार पता नहीं कितने लाखों बच्चे पेपर देते हैं और हर सभी पास नहीं होते हैं और पढ़ते भी बहुत सारे बच्चे हैं। कभी कभी कोई स्टूडेंट 1 मार्क्स से, कभी 2 मार्क्स से रह जाता है ना? तो उसके पीछे क्या रीज़न रहता है, उन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी कुछ दिन का ही समय है, तो इसको आपको यूटिलाइज़ करना है। जैसे कि अब जून की छुट्टियां भी हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में टीच कर रहे होंगे, तो उनको छुट्टियों का टाइम मिला हुआ है, वो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना? सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपके एग्जाम में आप सभी को पता है 150 मार्क्स का सिलेबस रहता है, चाहे वो पीआरटी एग्जाम हो, चाहे टीजीटी एग्जाम हो, चाहे फिर आपका पीजीटी एग्जाम हो, तीनों में ही ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले सीडीपी की, सीडीपी आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की आती है, तो उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे ये मैं आपको अलग वीडियो में भी बता चुकी हूँ बहुत बार। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी एस्टेट 2025 के नाम से, उसमें आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। जो आपका मन करेगा आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीडीपी की बात करते हैं, तीनों लेवल के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर मैं सीडीपी की बात करती हूँ तो 30 मार्क्स की आपके एग्जाम में सीडीपी रहती है। सीडीपी के लिए आपको कुछ ही टॉपिक्स, लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस करके बता चुकी हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी उनके पूरे चांसेस रहते हैं पूछे जाने के, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम जो होता है हमेशा देखने को मिला है कि प्रीवियस ईयर बेस आता है, यानी कि पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन देखने को बार बार मिलते रहते हैं, है ना? जिसने भी मान लो 2-3 बार एग्जाम दिया होगा उसे पता होगा, क्योंकि मेरा भी एस्टेट जो है वो 1 बार में पास नहीं हुआ था। पहले मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करती थी, बहुत मिस्टेक किया मैंने। तो मैंने 3-4 बार एग्जाम दिया एस्टेट का। पहले मैंने मैथ्स से एग्जाम दिया 2 बार, तो मेरा वो नहीं हुआ। फिर मैंने 1 बार इंग्लिश से दिया तो मेरे 89 मार्क्स थे, 1 मार्क्स से मैं रह गई थी। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम एग्जाम दिया तो मेरा जाकर एस्टेट इंग्लिश का एग्जाम पास हुआ था। तो हम बार बार वही गलतियां करते रहते हैं जिससे हम रह जाते हैं, है ना? तो आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब आपको पेपर में से आकर अपनी मिस्टेक्स ढूंढनी है कि ये मैंने कहाँ पर इस बार गलती की है। जैसे आपका रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, तब भी आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की, कहाँ हमसे भूल हो गई, या पहले कौन सी हमने मिस्टेक की थी और क्या मतलब क्या डिफरेंस रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ सीडीपी की, तो भी मैंने आपको बताया है प्रीवियस ईयर बेस आपका पेपर रहता है, जिसमें कुछ टॉपिक्स है, जैसे डेवलपमेंट का टॉपिक है, सोशलाइजेशन का, मोटिवेशन का, लर्निंग थ्योरीज हैं, बिहेवियर की थ्योरी है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत हैं। ठीक है, आईक्यू लेवल का टॉपिक है, कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो पूछ ली जाती हैं कि ये बात किसने कही है, ये किसने कही है। तो इस तरीके के टॉपिक्स हर बार पूछे गए हैं, तो आप इन टॉपिक्स के रट्टे लगा लेना बिल्कुल अच्छे से, कंसेप्ट को बिल्कुल घोट के पी लेना। ठीक है, और जितने प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं आपको सभी सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाती थी, सच बता रही हूँ, मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ ना, मैं कुछ वो कर रही हूँ। तो मैं जो मतलब मैंने जितने भी पेपर दिए, मैंने टेक्स्ट बुक की सीरीज़ ले रखी थी, मैंने वहीं से मैं अपने पेपर देती थी। ठीक है, तो मैंने वहीं से अपने एग्ज़ाम दिए थे। और जहाँ जितना स्कोर आपका वहाँ पर बनता है ना, उससे ये मानकर चलो
कि मान लो आपका 150 में से 90 या 92 नंबर पर आप आ रहे हो, 92 पे आ रहे हो, ठीक है? उससे आपका ज़्यादा स्कोर बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम टाइम में हमारा माइंड ज़्यादा प्रेशराइज़ होता है बजाए कि घर पर। तो एग्ज़ाम टाइम पर जैसे कि आपके यहाँ एट प्रेज़ेंट जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो या पेपर दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट सीरीज़ पर, तो आपके 95 से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? 100 और 95 के बीच में आपके मार्क्स रहने चाहिए, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से अपना पेपर सॉल्व करेंगे और टाइम मैनेजमेंट को भी लेकर चलना होता है। तो सीडीपी के लिए मैंने आपको बता दिया, जितने प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं आपको जहाँ से भी, उनके पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, उनके कंसेप्ट देखो। जो क्वेश्चन के नीचे उनकी थ्योरीज़ दी गई होती है, उनको पढ़ लो, उनमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेती हूँ, तो 15-15 मार्क्स की रहती है आपके एग्ज़ाम में। 15 मार्क्स की हिंदी रहती है, 15 मार्क्स की इंग्लिश रहती है। हिंदी की बात करते तो जैसे हम बहुत बेसिक हिंदी नहीं कह सकते हैं, थोड़ी-सी टफ़ पूछी जाती है। हमेशा देखने को मिला है कि 15 में से 7, 8, 10 इस तरीके के मार्क्स आते हैं। मेरे तो हिंदी में कभी ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे एचटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि हिंदी मुझे थोड़ी टफ़ लगती थी। जैसे हिंदी में बहुत सारे टॉपिक है जो बार-बार संधि में से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाते हैं और वो भी बहुत अजीब से होते हैं, ठीक है? और अनेकार्थी शब्द पूछ लिए जाते हैं, जैसे विपरीतार्थक शब्द हो गए, क्रिया विशेषण हो गया, संज्ञा हो गई, और सर्वनाम हो गया, विकारी शब्द हो गए। इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इनमें से हमेशा ही पूछा जाता है और ऐसा भी देखने को मिला है प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक पूछे गए हैं, सेम उसी पैटर्न पर भी पूछ लिया जाता है। तो वो टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ऐसा इंग्लिश में देखने को मिलता है, इंग्लिश 15 मार्क्स की आती है। उसमें आपको वोकैबुलरी, ग्रामर देखने को मिलती है, जैसे नाउन का टॉपिक है, प्रोनाउन का टॉपिक है, ठीक है? टेंस है, और इसके साथ-साथ जैसे आपके नरेशंस के टॉपिक हैं, तो इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी ज़रूर से ज़रूर करने हैं, ठीक है? और जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, आइडियम एंड फ्रेजेस हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा, उनमें से आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी ग्रामर और ये सब करना है तो आप 6 टू लेकर 10 तक की बुक्स को पढ़ सकते हैं, उनमें से आपका कवर हो जाता है इंग्लिश का सिलेबस। ऐसा ही हिंदी में होता है, हिंदी के लिए भी आप 6 टू 10 तक की बुक्स में से हिंदी जो व्याकरण है वो कर लेना, ठीक है? तो मैंने तो यही किया था और मेरा इनमें से मतलब मेरा ये सब सही रहा था। मैं यही करती थी, मैं 6 टू 10 तक की बुक्स ही पढ़ती थी, क्योंकि वो सारी की सारी वही होती है जो पेपर में आती है, बस थोड़ा-सा लेवल बढ़ जाता है ना? इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कराई हुई है और ऑलरेडी भी बहुत सारा करा रखा है। आप अगर 22 डिस्ट्रिक्ट भी अच्छे से पढ़ लेते हैं और उनके बारे में डिटेल जान लेते हैं, तो भी आप अपने पेपर में आराम से 10 में से 7-8 मार्क्स ला सकते हैं। जिसको बिल्कुल भी हरियाणा जीके नहीं आती है, वो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। सबकी सब डिस्ट्रिक्ट पढ़ सकता है, हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको किसी और चैनल से समझ आता है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, है ना? तो वहाँ से एज डिस्ट्रिक्ट्स में से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कि वहीं से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जीके का हो गया। हरियाणा जीके के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप अपनी क्लासेस को कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फैक्ट आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे हरियाणा के, वो पढ़ सकते हैं। अरिहंत की एक पतली सी बुक आती है 50-70 रुपीज़ की, उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की ही हरियाणा जीके आती है, तो बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की आपको नीड नहीं है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं मैथ और रीजनिंग की बात करती हूँ, मैथ और रीजनिंग जो बेसिक सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो एस्टेट का पेपर दे रहा है तो वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा होगा, है ना? तो जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें जो मैथ आता है, रीजनिंग आती है, बहुत बेसिक होते हैं, तो उनको पढ़ सकते हो, ठीक है? कहीं से भी किसी भी बुक से आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, जो है आपका सब्जेक्ट। अगर मैं पीआरटी की बात करती हूँ, पीआरटी में आपको मैंने पहले भी बताया था 30 मार्क्स की ईवीएस, 30 मार्क्स का मैथ रहता है। मैथ में आपको वो ज्योमेट्री के टॉपिक हो गए, ये बहुत अच्छे से करने हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्फीयर, स्क्वायर, इस तरीके के क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। घन, घनाभ, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे से करने हैं। किसी भी मैथ से कर सकते हैं, 6 टू 10 तक का मैथ भी आप फॉलो कर सकते हैं। इससे बढ़कर कोई भी बुक नहीं आपको देखने को मिलेगी, अगर आप 6 टू 10 का मैथ अच्छे से कर लेते हैं तो, ठीक है? इसके साथ साथ जैसे ये सर्कल स्फीयर वाले मैंने आपको बता दिए, ज्योमेट्री और एंगल वाले, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेशन वाले, कि जैसे इसको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ठीक है, इतने की चीज़ बेची, इतने की खरीदी, CISI में से पूछ लेते हैं, तो इनमें से पूछा जा सकता है। आप इसके लिए 6 टू 10 तक के मैथ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ 10 मार्क्स का मैथ आता है। रीजनिंग बहुत ईजी आती है, कहीं से भी किसी भी बुक से कर सकते हैं, किसी भी प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर से भी आप रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके 30 मार्क्स यहाँ पर कवर हो गए। अब अगर मैं बात करती हूँ
ईवीएस की, ठीक है। अब हम ईवीएस की बात कर लेते हैं। ईवीएस में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक बताए थे, टॉपिक बताया, एटमॉस्फेयर बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, और जैसे अर्थ है, मून है, सन है, ये टॉपिक्स हैं। तो इनमें से ना आपके क्वेश्चन जो है वो हर बार एग्जाम में आए हैं। जैसे एक वो नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक होता है, एनर्जी रिसोर्सेज का टॉपिक है, जिसमें से ये पूछा जाता है कि ये रिन्यूएबल सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। तो ये जरूर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, है ना। एक वो टॉपिक भी आने लगा है एग्जाम में कि बताइए गीले कचरे को कौन से डिब्बे में रखेंगे, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत आने लगे हैं। और इसके साथ साथ ईवीएस में 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, कुछ लिमिटेड से ही हैं, 2-3 घंटे में आपकी पूरी क्लास ही कवर हो जाती है, और मैंने करा भी रखी है, और उसमें से क्वेश्चन भी आए हैं, तो आप उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका ईवीएस हो जाता है। तो ये था पीआरटी के लिए। अब मैं अगर टीजीटी की बात करती हूँ, टीजीटी में मैं मेरे बता देती हूँ, जब मैंने इंग्लिश का एग्जाम दिया था तो मैंने 6 से लेकर 12 तक की सारी बुक्स पढ़ी थी, ठीक है। और उनमें से जो स्टोरीज होती हैं, पोम होती हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके साथ साथ ग्रामर जरूर पढ़ लेना, ग्रामर में से भी बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। कभी कभी किस्मत ख़राब हो तो एग्ज़ाम में सिलेबस जो है वो एमए लेवल तक का भी आ जाता है, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे उसमें एमए लेवल का जो है वो सिलेबस पूछा गया था। मैंने एग्ज़ाम दिया था 2022 में, तो 2022 का जो टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम था वो बहुत टफ आया था। तो पेपर वो बहुत टफ था, आप देख भी सकते हो उठाकर। बाकी साल के एग्ज़ाम देखेगा और उस ईयर का एग्ज़ाम देखेगा, आपको खुद ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं पीजीटी की बात करती हूँ, तो पीजीटी के लिए आप 11th-12th की बुक जरूर पढ़ना, ठीक है। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पढ़ना है। 11th-12th की बुक्स, इसके साथ साथ आपको ग्रामर, और इसके साथ साथ आपको जो आपके कुछ जैसे मान लो जो आपकी एमए की बुक्स होती हैं उनको भी पढ़ लेना, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। बीए एमए में जो नॉवेल्स वोवेल्स होती हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, शेक्सपियर से पूछ लेगा, ठीक है। और जितने भी पोइट होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके इस तरीके से 60 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये बुक्स भी मैंने आपको बताई दी हैं कि कौन सी बुक में से आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप एक्स्ट्रा फालतू पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप अपना ही लॉस कर बैठेंगे, ठीक है। क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी होती है, नेट लेवल की भी बुक होती है। अगर एस्टेट के एग्जाम में नेट लेवल का पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपका दिमाग तो वहीं घूमता रहेगा, आप उन चीज़ों से हट जाएंगे जो आपको करनी थी, ठीक है। आप उसी के बीच में कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपना काम जो है वो अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जो जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं वो करने हैं। और अब लास्ट पॉइंट ये है कि मान लो एग्ज़ाम में, जैसे मान लो हमने पेपर कर दिया, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमको डाउट है, लेकिन हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। 150 मार्क्स का पेपर आता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। मान लो 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, तो आपको ये नहीं करना कि एक क्वेश्चन में ए गोला भर दिया, एक में बी भर दिया, दूसरे में डी भर दिया, तीसरे में सी भर दिया। ऐसी गलती मत करना। मान लो अगर आप ऑप्शन बी उठा रहे हो तो आपको सब में ही ऑप्शन बी फिल करना है। मान लो अगर आप ऑप्शन सी उठा रहे हैं तो आपको सभी में ऑप्शन सी फिल करना है। अगर आप ऑप्शन डी उठा रहे हैं तो आपको सभी में ऑप्शन डी को फिल करना है। तो ऐसे आपको अपना काम कर लेना है, ठीक है। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आ गया समझ में जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ? आई होप आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी थी जिसको आप 1 महीने के अंदर फॉलो कर सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए आपको अपना एक टारगेट सेट करना होगा। आपको मतलब एक ऐसे करो, एक नोट बना लो, ठीक है। उस पर अपने दिन फिक्स कर लो, कितने दिन में मैंने ये करना है, इतने दिन में मैंने ये करना है। जब मैं पढ़ाती थी तो मेरे पीछे पूरा बैकग्राउंड ऐसे लगा हुआ था, मैंने पूरे टारगेट सेट किए हुए थे अपने। मैं टारगेट सेट करके ही पढ़ती थी और टारगेट सेट करके ही पढ़ाती थी, ठीक है। जब मैं पढ़ाती थी तो पूरे टारगेट सेट करके पढ़ाती थी। अब तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ फिर भी आपको गाइड करने की, आपके साथ वीडियो शेयर करने की। मैं जितना हो सकता है उतनी पढ़ाने की भी कोशिश कर रही हूँ। वीडियो मैंने अभी सीडीपी का एक टॉपिक पढ़ाया, हरियाणा जीके का एक टॉपिक भी पढ़ाया है आपको, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वो वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। अभी आपको हरियाणा जीके की भी क्लास देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैं सीडीपी का भी आज एक टॉपिक कवर करा दूंगी, और सब मैं अपने हैंड रिटन नोट से कराने वाली हूँ, तो उनको भी देख लेना, बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तब तक चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।